नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक काल से पूर्व हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 16 में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ना है और इस चर्चा की शुरुआत करते हुए आज हम लोग आधुनिक काल से पहले हिंदी आलोचना के जो बीज मिलते हैं उन पे कुछ चर्चा करेंगे। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि हिंदी आलोचना का उद्भव आधुनिक काल में ही हुआ है। आधुनिक काल में एक तरफ गद्य की शुरुआत हुई, दूसरी तरफ साहित्य ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पहचाना। भारतेंदु काल में कई विधाओं का एक तरह से पुनराविष्कार हुआ, नए स्वरूप में उन विधाओं का विकास हम देखते हैं भारतेंदु काल में। तो इसी तरह आलोचना भी आधुनिक काल में ही विधिवत रूप से प्रारंभ होती है। जब साहित्य नए युग पर था, पूरे समाज में फिर से जागरण की बात हो रही थी और चूंकि शुक्ल जी के शब्दों में कहें कि समाज की चित्तवृत्ति बदल गई थी, तो उसका प्रभाव साहित्य और आलोचना पर भी पड़ना ही था। भारतेंदु काल ने इसे पहचाना और कई विधाएं नवीन रूप में सामने आईं और उसी समय हिंदी आलोचना का भी विकास होता है। परंतु मानव स्वभाव एक तरफ परंपरा को पहचानना चाहता है, किसी भी चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि इसके बीज कहाँ हैं। साहित्य को हम बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम यह भी देखना चाहते हैं कि आधुनिक काल से पहले आलोचना किस रूप में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो स्पष्ट तौर पर पुनः कहना चाहिए कि हिंदी आलोचना का उद्भव आधुनिक काल में ही माना जाता है और माना जाना चाहिए, परंतु केवल यह देखने के लिए कि इससे पहले हिंदी आलोचना किस रूप में देखी जा सकती है या पहचानी जा सकती है, हम लोग आज की चर्चा कर रहे हैं, जो आधुनिक काल से पूर्व की हिंदी आलोचना पर केंद्रित है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार आधुनिक युग के पूर्व भी हिंदी आलोचना के कुछ रूप प्रचलित थे, जिनका संबंध संस्कृत काव्यालोचना से था। भगीरथ मिश्र ने ही नहीं, कई आलोचकों ने ये पहचाना है कि आधुनिक काल से पहले भी आलोचना कुछ रूप में दिखाई देती है, जिसका सीधा संबंध संस्कृत काव्यालोचना से है। संस्कृत काव्यालोचना विशेष प्रकार से काव्य सिद्धांत के निरूपण में व्यक्त हुई है। उस काव्यालोचन के दो उद्देश्य थे, एक तो कवि शिक्षा, बाद में आने वाले कवि इसके सिद्धांतों से परिचित हो सकें, इस उद्देश्य से सिद्धांत निरूपण किया जाता था। और दूसरे जो पहले के ग्रंथ थे उनके बारे में भी लिखा जाता था। भाष्य, टीका, वार्तिक, वृत्ति आदि रूपों में इस प्रकार की आलोचना दिखाई देती है। तो जैसे हम कहें कि दो प्रकार की आलोचना आज भी हम कहते हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। तो जो सैद्धांतिक आलोचना हम जिसे आज कहते हैं, उसका एक रूप दिखाई देता है
काव्य सिद्धांत के निरूपण में, और जो व्यावहारिक आलोचना जिसे हम आज कहते हैं कि पुराने ग्रंथों का भाष्य किया जाता था, उनकी टीका लिखी जाती थी, जैसे कालिदास पर मलिनाथ ने लिखा था। तो इस प्रकार के भाष्य टीकाएं प्रसिद्ध रही हैं, इसके कई प्रयास होते रहे हैं। तो संस्कृत काव्यालोचन इस प्रकार का था। हिंदी में भी यह दोनों परंपराएं आई। सिद्धांत निरूपण भी कमोवेश दिखाई देता है अपनी तरह का, और भाष्य टीका आदि की परंपरा भी बढ़ती है। तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य को शुक्ल जी ने तो माना संवत 1050 से, वहाँ से आदिकाल हम मानते हैं। तो जो आदि काल है और भक्ति काल है, इन दोनों में आलोचनात्मक साहित्य अधिक नहीं मिलता। इस काल में अधिकतर रचनात्मक साहित्य की ही सृष्टि हुई थी। तो जो आलोचना के बीज हम ढूंढ रहे हैं, तो भक्ति काल में और आदि काल में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। भक्ति काल में कुछ रचनाएं हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है कि वहाँ हिंदी का काव्य शास्त्र पहचाना जा सकता है। तो जिन रचनाओं के नाम आते हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे सूरदास की साहित्य लहरी, रस मंजरी और विरह मंजरी नंददास की, ध्रुवदास की रस हीरावली, कृपाराम की हित तरंगिणी, ये महत्वपूर्ण है, कृपाराम की हित तरंगिणी, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे कि कैसे कृपाराम की हित तरंगिणी, केशव, और उसके बाद रीतिकालीन सैद्धांतिक निरूपण चल पड़ा। बलभद्र मिश्र रचित नक्षिक और रहीम का वरवै नायिका भेद, ये कुछ रचनाएं भक्ति काल में भी पहचानी जा सकती हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि इन ग्रंथों की मूल प्रेरणा सिद्धांत विवेचन की लालसा न होकर प्रतिपाद्य का चित्रण मात्र है। कि ये जो ग्रंथ सूरदास के साहित्य लहरी हों, जिन ग्रंथों के नाम लिए गए, उन ग्रंथों का उद्देश्य सिद्धांत विवेचन भी नहीं था। हम जिस सिद्धांत विवेचन को ढूंढ रहे हैं कि कम से कम वहां आलोचना को पहचाना जा सकता है, इन कवियों का लक्ष्य नायिका भेद को समझना नहीं था। कि जैसे रीतिकाल में नायिका भेद एक उद्देश्य था, सिद्धांत निरूपण उद्देश्य था, तो कम से कम वहां एक व्यवस्थित प्रयास दिखाई देता है। भक्ति काल में जो पुस्तकें मिलती हैं, उनका उद्देश्य केवल अपने इष्ट देव की लीलाओं का गान था, और संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर ये रचनाएं नहीं लिखी गई हैं। ये तीन बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो भक्ति काल की इस प्रकार की रचनाओं को रीतिकालीन सिद्धांत निरूपण से अलग करते हैं। कि भक्ति काल में उद्देश्य केवल अपने इष्ट देव की लीला का गान है, इनकी मूल प्रेरणा सिद्धांत विवेचन नहीं है, और ये ग्रंथ संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर नहीं लिखे गए। यह संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आधार लिया गया रीति काल में। तो इसलिए भक्ति काल तक हम हिंदी आलोचना की बात नहीं करते हैं। वहाँ हमें बस छिटपुट प्रयास पहचाने जा सकते हैं, परंतु वहाँ हमें ऐसा कोई व्यवस्थित प्रयास दिखाई नहीं देता है। आदिकाल और भक्ति काल की अपेक्षा रीति काल में आलोचना के सूत्र ज्यादा स्पष्ट हैं। इसमें हिंदी आलोचना के दो रूप दिखाई देते हैं। पहला, जो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उनमें काव्य निरूपण हुआ, और काव्य निरूपण के क्रम में सैद्धांतिक आलोचना पहचानी जा सकती है। दूसरा, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों और लक्षणों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों में टीका,
वचनिका, तिलक आदि रूपों में व्याख्यात्मक आलोचना हुई। यानी जो थोड़ी चर्चा इससे पहले भी की गई थी कि सैद्धांतिक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना दोनों के रूप, बीज रूप वहाँ पहचाने जा सकते हैं, परंतु अपनी सीमाओं के साथ। रीति काल में जिस आलोचना को हम लोग पहचान रहे हैं वो बहुत सीमित रूप में ही आलोचना कही जा सकती है। आज आलोचना से जो बोध होता है उस अर्थ में वह कदापि नहीं है। इतना जरूर है कि रीति काल में जितने प्रसिद्ध कवि हुए उन लोगों ने कम से कम एक लक्षण ग्रंथ की रचना अवश्य की, एक से ज्यादा भी किया। तो जो लक्षण ग्रंथ उन कवियों ने लिखे उनमें सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप देखा जा सकता है। और यह जो लक्षण ग्रंथ थे ये संस्कृत आचार्यों के आधार पर रचे गए। हम जानते हैं कि संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 6 प्रमुख संप्रदायों की चर्चा होती है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। हिंदी में 3 संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित हुए, रस, ध्वनि और अलंकार। वक्रोक्ति को तो हिंदी के आचार्यों ने अलंकारों के अंतर्गत ही रखा। तो शुरू में जो केशव आते हैं उन्होंने भामह, दंडी आदि पूर्व संस्कृत के पूर्ववर्ती आचार्यों को अपने काव्यानुशीलन का आधार बनाया। लेकिन बाद के जो आचार्य आए उन्होंने केशव का अनुकरण नहीं किया, तो उस मामले में भी परंपरा बिल्कुल अलग हो जाती है। हिंदी में कृपाराम का नाम सबसे पहले लिया जाता है, 16वीं शताब्दी, जिन्होंने हित तरंगिणी की रचना की थी। और हित तरंगिणी के आधार पर कृपाराम को हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्री कहा जा सकता है। बाद में केशव ने भामह और दंडी जैसे आचार्यों की मीमांसा के आधार पर सर्वप्रथम हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश किया। क्योंकि कृपाराम के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा कि उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें प्रथम काव्य शास्त्री कहा जरूर है, परंतु जो सम्यक समावेश कहा जाता है उसका श्रेय केशव को ही दिया जाता है। परंतु केशव से भी अखंड परंपरा नहीं मिलती है। और जैसा कहा गया कि केशव ने भामा और दंडी का जो सिद्धांत अपनाया था, बाद की आलोचना उसे अलग कर लेती है अपने आप को। हिंदी के आचार्यों में यदि चिंतामणि, देव, मतिराम, बेणी प्रवीण और रसलीन को देखें तो ये लोग रस सिद्धांत की ओर झुके दिखाई देते हैं। केशव के साथ जसवंत सिंह और दूल्हा को ले सकते हैं, जिनकी आस्था अलंकारों के प्रति थी। कुलपति मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास और श्रीपति ने रस ध्वनि को उत्तम काव्य माना था। और रीति सिद्धांत की महत्ता चिंतामणि, देव, सुरति मिश्र ने स्वीकार की थी। तो ये जो रीति काल के में लक्षण ग्रंथों की परंपरा है, उसकी शुरुआत विक्रम संवत 1707 में चिंतामणि त्रिपाठी से मानी जाती है, जिन्होंने कवि कुल कल्प तरु नामक सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद से संवत 1900 तक
यानी जो रीतिकाल का समय मानते हैं संवत 1700 से संवत 1900। तो इस चिंतामणि त्रिपाठी से संवत 1900 तक लक्षण ग्रंथों की अखंड परंपरा चली है। लगातार रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और इस तरह से हिंदी में साहित्य शास्त्र का एक विकास क्रम दिखाई देता है। और इसलिए हम कहते हैं कि रीतिकाल में हिंदी आलोचना को बीज रूप में पहचाना जा सकता है। पर इतना कहने के बाद यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विक्रम संवत 1700 से 1900 यानी 200 वर्षों का काल था रीतिकाल का। 200 वर्षों तक लगातार रीतिकालीन लक्षणकारों द्वारा सिद्धांत विवेचन होता रहा, परंतु रीतिकालीन आचार्य किसी मौलिक सिद्धांत की स्थापना नहीं कर सके। कोई ऐसा विशेष सिद्धांत उनके यहाँ दिखाई नहीं देता हो कि लगता हो कि सिद्धांत चिंतन में संस्कृत काव्यशास्त्र की अपेक्षा बहुत मौलिकता हो इस रचनाकार में, इस लक्षणकार में। संस्कृत के आचार्यों के आधार पर ही रीतिकालीन आचार्य अपनी बात कहते रहे। तो यह पहली समस्या हुई रीतिकालीन आलोचना के साथ। मौलिकता न भी होती, कम से कम उन संस्कृत आचार्यों से प्राप्त सिद्धांतों का विकास ही किया जाता, फिर भी कोई बात होती। परंतु उन सिद्धांतों का विकास भी नहीं हो पाया। और जो तीसरी समस्या है जिस ओर रामचंद्र शुक्ल ने भी इशारा किया है, या स्पष्ट कहा, इशारा किया उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि रीतिकाल के आचार्य लक्षणकार होते थे और उदाहरण प्रस्तुत करते समय कविता करते थे। यानी एक ही ग्रंथ में, ग्रंथ के एक ही छंद में वह लक्षण देते थे और फिर उस लक्षण का उदाहरण देते समय कविता करते थे। इससे हुआ क्या कि इस आचार्यत्व और कवित्व का मेल हो गया। इसके पहले आचार्यत्व एक अलग चीज थी। जो लोग आलोचना करते थे संस्कृत में वो आचार्य थे, वो सिद्धांत बताते थे, और जो रचनाकार थे उनकी रचनाएं अलग थीं। रीतिकाल में एक ही व्यक्ति एक ही ग्रंथ में अपने आचार्यत्व को भी प्रदर्शित करने लगा और अपने कवित्व को भी। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा, क्योंकि आचार्यत्व के लिए बहुत सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है। वह सूक्ष्म विवेचन विकसित नहीं हो पाया। कवि लोग दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। यहाँ दोहा छंद का उदाहरण रूप में रखा गया, या किसी भी छंद में रचना हो तो लक्षण को भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जाता था और लक्षण की चर्चा कर फिर उसके उदाहरण स्वरूप में कविता की जाती थी। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन या तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये तीनों कार्य नहीं हो पाया। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। तो एक ही छंद में उन्हें सारी बात कहनी थी, अपना आचार्यत्व भी दिखाना था, लक्षण को भी स्पष्ट करना था और कविता भी कर देनी थी। एक समस्या तो यह थी, जिसके कारण बहुत तर्क पद्धति वो दिखा नहीं पाए, मौलिकता भी नहीं दिखा पाए, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं हुआ। और एक कि क्यों आगे चलकर आधुनिक आलोचना में ये सब बातें हुई, उसका एक मुख्य कारण है गद्य का विकास। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा थोड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क संभव नहीं हो पाता।
और इसीलिए हम देखेंगे कि रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय विवेचना में सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन का अभाव है। पद का माध्यम विवेचना के बहुत उपयुक्त है भी नहीं, तो इस क्रम में वही हुआ जो संभव हो सकता था कि थोड़ी अलंकारों की चर्चा हो जाती थी, थोड़ी शब्द शक्तियों की, कुछ नायिका भेद आदि दिखा दिया जाता था और इसी को आलोचना मान लिया जाता था। बल्कि नायिका भेद पर तो बहुत ज़्यादा बल इन लोग का था, लेकिन मुश्किल है कि वहाँ भी मौलिकता नहीं है। तो जैसी रीतिवादी आलोचना है उसका सीधा संबंध रीतिवादी काव्य से भी है। जैसे रीतिवादी कविता में एक रीतिबद्धता है, एक खास पैटर्न पर है, एक ही तरह की कविता है, प्रमुख रूप से एकांगिता है, एक ही जैसी संकीर्ण दृष्टि है। तो जो एकांगिता और संकीर्णता काव्य में दिखाई देती है वही उस समय की आलोचना में भी। नंद दुलारे वाजपेयी ने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों पर विचार करते हुए उनकी कमियों की ओर संकेत किया, जिसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना में उद्धृत किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि लक्षण ग्रंथों में उल्लेख किए गए किसी भी रस के एक प्रसंग को ले लीजिए। मान लें कि रीतिकालीन आचार्य ने किसी श्रृंगार रस का कोई प्रसंग लिया है। अब उसके लक्षण ग्रंथ द्वारा हम यह तो जान जाते हैं कि यह जो उद्धरण है, यह जो कविता है, यह श्रृंगार रस की है, लेकिन इसकी तुलनात्मक और मनोवैज्ञानिक विवेचना साधारणतः लक्षण ग्रंथों में नहीं होती। यह श्रृंगार रस का जो उदाहरण है, जो उदाहरण देते हैं रीतिकाल में कोई भी आचार्य या किसी भी रस का, यह पता नहीं चलता कि इस रस की अभिव्यंजना बहुत अच्छे ढंग से हुई या खराब ढंग से हुई। यह अभिव्यंजना शक्तिपूर्ण है या निशक्त है। इसकी कलात्मक विवेचना कम दिखती है। और फिर इस छिछले अर्थात जो अच्छी तरह निशक्त ढंग से व्यक्त हुआ, अच्छी तरह व्यक्त नहीं हो पाया, या सौम्य श्रृंगार, या बहुत अच्छा है, ठीक है, श्रृंगार रस का बहुत अच्छा उदाहरण मान लिया जाए या बहुत खराब उदाहरण माना जाए, पर दोनों स्थिति में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों इस प्रकार की रचना हुई। एक तो कलात्मक विवेचन भी नहीं होता कि कैसे मानेंगे कि यह अच्छा है या खराब है, शक्तिपूर्ण है या निशक्त है, या फिर इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका भी कोई ठौर ठिकाना उस रीतिकालीन आलोचना से पता नहीं चलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रचनाकार की अपनी मानसिक स्थिति का भी हमें पता नहीं चलता। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि आलोचना के यही प्रधान सूत्र हैं कि या तो कलात्मक विवेचन हो, या सामाजिक पृष्ठभूमि पता चले, मनोवैज्ञानिक या तुलनात्मक आलोचना हो, रचनाकार की अपनी मानसिक स्थिति का ज्ञान हो। आलोचना के ये प्रधान सूत्र हैं और लक्षण ग्रंथों में, यानी रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों में इनका अभाव है। तो चूंकि आलोचना के ये सूत्र दिखाई नहीं देते, इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि इन्हें आलोचना ग्रंथ किस अर्थ में कहा जाए, यह भी एक समस्या ही है, कि हम इन्हें आलोचना नहीं कह सकते जिस अर्थ में हम आज आधुनिक आलोचना पद का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर यह आलोचना उस तरह की नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ समीक्षात्मक कथन मिलते हैं, जैसे तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिले भाषा विविध प्रकार। तुलसी और गंग दो कवियों का जिक्र हुआ कि ये दोनों सुकवि, अच्छे कवियों के सरदार हैं, और
उसका कारण बताया गया कि इनके काव्य में विविध प्रकार की भाषा मिलती है। तो सूक्ति रूप में इस तरह की समीक्षा मिलती है, ऐसी पंक्तियां परंपरा में प्रसिद्ध हैं। जैसे व्यावहारिक आलोचना का निदर्शन कराने वाली यह उक्ति प्रसिद्ध है बिहारी के बारे में। बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कि उसका क्या प्रभाव है, एक छोटे से दोहे छंद में कितनी प्रभावशाली उक्तियां हैं। तो इस प्रकार की समीक्षा, सूक्तिपरक समीक्षा भी मिलती है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। कुछ आलोचकों ने इस पंक्ति पर बड़ा बल दिया है हिंदी आलोचना की शुरुआत को टटोलने के लिए, कि इसमें स्पष्ट तौर पे तुलना हमें दिखाई देती है सूरदास की, तुलसीदास की, केशवदास की तुलना और अन्य कवियों की तुलना। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, कि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, तुलसीदास शशि हैं, केशवदास उड़गन हैं, और बाकी कवि तो खद्योत्सम जहाँ तहाँ प्रकाश जुगनू कर रहे हैं, जुगनू की भांति। परंतु देखिए, एक तो हमें आज तक यह पता नहीं चला कि यह उक्ति किसकी है, कब की है। केवल परंपरा में यह उक्ति कही जाती है। दूसरे, ऐसा लगता है कि जैसे अलंकार के लोभ में यह उक्ति कह दी गई हो, और फिर इसके बाद की कोई और बात मिलती नहीं है। इसलिए इस पंक्ति को बहुत महत्व देना व्यक्तिगत रूप से मेरी दृष्टि में तो कोई औचित्यपूर्ण दिखाई नहीं देता। परंतु फिर भी इस प्रकार की सूक्तियों को कुछ आलोचक महत्वपूर्ण मानते हैं। भक्तमाल नाभादास की जो कृति थी, उसमें भी सूरदास के संबंध में, सेनापति देव ठाकुर आदि कवियों के संबंध में जो वर्णन है, उस वर्णन में कुछ समीक्षा ढूंढी जा सकती है। जैसे सूरदास के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सरस रस नाजु प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो वह गुण श्रवण निधरै, श्री सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास की प्रशंसा में जो यह उक्ति कही गई, ऐसी उक्तियां बहुत सारे कवियों के संबंध में मिलती है। परंतु इन उक्तियों की सीमा सुस्पष्ट है, अपने आप में स्पष्ट है। इसको भी आज के पैमाने पर हम आलोचना कह नहीं सकते। छिटपुट इस प्रकार की उक्तियां मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर आधुनिक काल से पहले या तो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ दिखाई दिए, या कुछ टीकाएं मिली, और या फिर ये सूक्तियां मिली जिनमें हिंदी आलोचना का बीज ढूंढा जा सकता है। लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्दों में कहें तो इसे आज केवल उदारतावश ही आलोचना कह सकते हैं। बहुत उदार होकर ही कहा जा सकता है कि यह भी आलोचना है। आज हम जिसे आलोचना कहते हैं, रचना के सम्यक विवेचन करने वाली आलोचना, जिस पर आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना से क्या तात्पर्य है, इस पर 3 संवाद हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना यहाँ अनावश्यक होगा। तो जिसे हम आज आलोचना कहते हैं, उसका सूत्रपात भारतेंदु युग में ही हुआ। अब आधुनिक आलोचना में कैसे यह आलोचना विकसित हुई, इसकी चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है आज के संवाद द्वारा आधुनिक काल से पूर्व हिंदी आलोचना के जो बीज दिखते हैं, उस संबंध में हमारे विद्यार्थी मित्रों की दृष्टि स्पष्ट हुई होगी।
आगे भी हम लोग इस प्रकार के संवाद करते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।